देखिए, नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर अभी सस्पेंस जारी है। नई सरकार गठन को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में आज एक अहम बैठक होने वाली है। कल 9 घंटे तक चली बैठक में नहीं बन पाई है सहमति। ऐसे में हामी नेपाली एनजीओ की तरफ से सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की को समर्थन दिया है। बालेन ने शर्त रखी है कि पहले संसद विघटन फिर अंतरिम सरकार। इसी के साथ अन्य जेनजी समूह ने सुशीला कार्की के नाम का विरोध जताया है। नेपाली सेना ने सभी जेनजी समूह को आज वार्ता में आने के लिए कहा है। दूसरी तरफ नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो कुछ जेनजी ग्रुप ने कार्की के नाम का विरोध भी अभी जताया है। पंकज दास हमारे साथ काठमांडू से सीधा जुड़ गया। पंकज, देखिए, जिनका नाम अब सामने आ रहा है उसके लिए जो जेनजी के लोग हैं वो इसका विरोध जता रहे हैं। विरोध जताने की वजह क्या है? देखिए, इसमें कई सारे समूह हैं। जेनजी का कोई आधिकारिक समूह तो अभी इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हामी नेपाली इस समय लीड करता हुआ, जो हामी नेपाली एनजीओ है वो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल उसने ही डिस्कॉर्ड सोशल मीडिया ऐप पे जो है वोटिंग करवाई थी। कई घंटों तक उसने चर्चा की, जिसमें करीब 3,500 से 4,000 युवा उसमें सहभागी हुए और वहां से उन्होंने तय किया कि सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव किया जाए। क्योंकि पहले बालेन शाह का नाम का प्रस्ताव उन्होंने किया था, लेकिन बालेन शाह ने स्पष्ट कह दिया कि वो किसी भी अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस जो भी अंतरिम सरकार बनेगी उसने वो जब चुनाव कराएगी उसमें वो सहभागी होने वाले हैं। और हामी नेपाली की तरफ से भी एक अभियान चलाया जा रहा है कि बालेन शाह पीएम फॉर 5 इयर्स कह के, तो तत्काल अंतरिम सरकार के लिए सुशीला कार्की का नाम आगे किया, जिसको बालेन शाह ने भी समर्थन कर दिया। लेकिन कई सारे जेनजी ग्रुप जो हैं, जो कल आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर हंगामा कर रहे थे, उनका कहना है कि सुशीला कार्की उनको स्वीकार नहीं है। वो उसमें से कोई बालेन शाह का नाम ले रहा है, कोई धरान के मेयर वो भी इंडिपेंडेंट हैं, हर्क साम्पांग उनका नाम ले रहा है। कुछ लोग और नाम ले रहे हैं कि जेनजी कोई पीएम बनना चाहिए, या तो रवि लामिछाने को बनना चाहिए या बालेन शाह जैसे अन्य किसी को बनना चाहिए। उनका ये कहना है। सुशीला कार्की भी कोई जेनजी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। सुशीला तो कार्की आर्मी का की तरफ नाम से सबसे ज्यादा चल रहा है, उन पर भरोसा ज्यादा जताया जा रहा है। आपके पास लौटेंगे। देखिए, जेनजी ने नेपाल में जो आग लगाई थी वो थम तो गई है, लेकिन सब कुछ बर्बाद करने के बाद कल तो पूरे काठमांडू में आग थी। नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन के दौरान आगजनी, हिंसा, लूटपाट की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सेना को कमान संभालनी पड़ी। अब कमोवेश शांति तो है, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है वो और ज्यादा डरा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेपाल में सब कुछ खाक होता नजर आ रहा है। संसद भवन का घेराव किया गया। सिंह दरबार की ये तस्वीर आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी की गई। नेपाल में जेनजी आंदोलन से लगी आग भले ही थम गई, लेकिन सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब नेपाल की सड़कों पर इस आंदोलन के बाद बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। सरकारी इमारतें, उनमें रखा सामान, फाइलें, गाड़ियां, सरकारी संपत्ति, सब कुछ तबाह हो गया। राजधानी काठमांडू अभी भी सुलग रही है। काठमांडू की शान कहे जाने वाले हिल्टन होटल मानो पूरा खाक हो गया हो। आगजनी के बाद अभी भी होटल से धुआं निकल रहा है। जेनजी की लगाई गई आग में ऐसा भी नहीं है कि इसके 1 या 2 मंजिलें जली हों। सारी की सारी मंजिलें ऐसी ही धू धू कर जल रही हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर वो मीडिया संस्थान भी रहे जिन पर सरकार का प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप था। ये काठमांडू का एक बेहद ही अहम
हिस्सा माना जाता है। मेरे ठीक पीछे जिस बिल्डिंग में आपको आग की झुलसी हुई बिल्डिंग दिखाई देगी, ये असल में कांतिपुर मीडिया हाउस का बिल्डिंग हुआ करता था। प्रदर्शनकारियों ने कल इस पूरे बिजनेस सेंटर को, सेंट्रल बिजनेस पार्क को आग के हवाले कर दिया। पहले तोड़फोड़ मचाई, उसके बाद आगजनी हुई और खास तौर पे यहाँ कुछ स्थानीय मीडिया हाउसेस या नेताओं के प्रति जिन भी इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग्स या होटल प्रॉपर्टीज का संबंध किसी भी राजनीतिक दल से था या राजनीतिक दल से करीब माने जाते थे, उन सब पे ये हिंसा हुई है कल। और उसमें कांतिपुर जो न्यूज नेटवर्क है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, सेंट्रल बिजनेस पार्क है ये ठीक पीछे। इसमें कई सारी गाड़ियां थी, शोरूम्स थे गाड़ियों के, जिसमें आग लगाई गई है और इस वक्त फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन यहाँ पे दिख रहा है। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद सेना को कर्फ्यू लगाना पड़ा, क्योंकि जेनजी क्रांति के बीच जमकर लूटपाट की गई। काठमांडू ही नहीं, दूसरे शहरों में भी सुपरमार्केट को लूट लिया गया। प्रदर्शनकारी बेरोक टोक मॉल में घुसे और जो कुछ मिला उसे लूटकर बाहर आते दिखे। नेपाल में हुई जबरदस्त हिंसा और आगजनी के बाद की तस्वीरें तबाही के पैमाने को दिखा रही हैं। बो सिंह दरबार, जहां से नेपाल का मंत्रालय चलता था, उस पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया और आग के हवाले कर दिया। पूरी रात सिंह दरबार जलता रहा। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ नजर आता है कि इस आग के बाद सिंह दरबार की हालत क्या हुई होगी। और जब सुबह की तस्वीरें सामने आई तो वहां की जली गाड़ियां, दीवारें, अंदर हुई बर्बादी उसके खाक होने की कहानी को बता रही हैं। अब जरा नेपाल की संसद का भी हाल देख लीजिए। यहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की, लूटपाट की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें आप आगजनी से पहले और उसके बाद मची तबाही के अंतर को साफ देख सकते हैं। ये वो दरवाजा है, आप इस दरवाजे को देखिए और समझिए कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन या सत्ता के खिलाफ विद्रोह की जो तस्वीर है वो तस्वीर कैसे दिखती है। इस दरवाजे से मैं वहां घुसने वाला हूं जहां पे नेपाल के राजनेता नेपाल का कानून लिखते थे, बनाते थे। बहुत जबरदस्त गर्मी है यहाँ पे और सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। नेपाल में चली भारी तबाही के बाद अब करीब 3 करोड़ लोगों के भविष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ना संसद बची, ना सरकार, ना सुप्रीम कोर्ट। सत्ता और सिस्टम के उन सभी हिस्सेदारों को जलाकर खाक कर दिया जिन्होंने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन आक्रोश की ये आग नेपाल के संकट का समाधान नहीं। बड़ा सवाल ये है कि अब नेपाल का क्या होगा। काठमांडू समेत भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, सत्ताधारी भ्रष्टाचारी ना हो और आंदोलनकारी हिंसाधारी ना हो, इन दो बातों पर हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। वरना नेपाल में जनता ने तो ना पीएम रहे ओली को छोड़ा और ना ही 4 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे शेर बहादुर देउबा को, जिनके घर पर आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक पहुंचे। पता चला कि गुस्से की आग ने पूरा घर खाक कर दिया है। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी में हैं और ये जो घर है ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का है। धनगढ़ी में कभी उन्होंने घर खरीदा था, लेकिन जिस तरीके से भीड़ ने उनके घर को जला दिया है, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। ये पूरा घर है जिसमें कि सारे सामान को बाहर निकाल करके जलाने की कोशिश की गई। घर को पूरी तरीके से रैंसैक, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और जो घर इस वक्त आपको इस जली हुई हालत में दिखाई दे रहा है, ये धनगढ़ी है। जी हाँ, यहाँ से कभी उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, उन्होंने ये घर खरीदा था और ये घर इस वक्त किस हालत में है आप अंदाज़ा लगाइए। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। हमने आपको भी घर के बाहर का हाल दिखाया। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। बेड पूरी तरीके से निकाला हुआ है। इसका मतलब है कि तोड़फोड़ के साथ साथ ज़बरदस्त तरीके से लूटपाट भी इसमें दिखाई देती है। हम आपको दिखाएं किस तरीके से जलाया गया है इस पूरे घर को। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। नीचे से लेके ऊपर तक कुछ नहीं बचा है, सब कुछ राख है। अपने कैमरा पर्सन संदीप
दुबे से कहता हूं कि वो दिखाएं कि किस तरीके का दृश्य है। अगर जिस वक्त मॉब यहाँ पहुंची होगी, कैसा भयावह दृश्य यहाँ का रहा होगा। लेकिन शायद ये लोगों का गुस्सा है, और जो आम लोग हैं उनका कहना है कि अगर इतने बच्चों की मौत नहीं हुई होती, जो जेंजी हैं जिन पर गोलियां चली हैं, अगर 20-22 बच्चों की, लड़कों की मौत नहीं हुई होती, तो शायद ये गुस्सा नहीं पनपता। लेकिन उन मौतों ने इस प्रधानमंत्री के घर पर जो गुस्सा दिखाया, आप अंदाजा लगाइए। चाहे छत देख लें, जमीन देख लें, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, सब कुछ चीख चीख कर कह रही हैं कि किस हाल में उनका घर आ चुका है और किस कदर गुस्सा बरपा था आम लोगों का। नेपाल के धनगढ़ी में ये वो घर है जब कहा जाता है कि शेर बहादुर देवबा ने की पत्नी जब यहाँ चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने इस घर को खरीदा था, और ये घर सचमुच अब लोगों के गुस्से का एक प्रतीक के तौर पर सामने है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, धनगढ़ी, नेपाल आज तक।